हाय एवरीवन, अमन कुमार दिस साइड एंड यू आर वाचिंग द चैनल कमेंट्स सर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है और स्टूडेंट्स को इसमें काफी प्रॉब्लम आती है, तो ये जो चैप्टर है मैं इसको पार्ट्स में करवाऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि इस चैप्टर के आगे जितने पार्ट्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक आपको सबसे जल्दी पहुंच जाए। और मैं आप ये जो वीडियोस हैं इनको एक प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपको इजी हो सके, आप एक साथ सारे के सारे वीडियोस जो हैं उनको एक्सेस कर सके। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन में एक डेफिनेशन दे रखी है बिजनेस फाइनेंस की। ये जो नोट्स है मैंने एनसीईआरटी से प्रिपेयर किए, तो आपको इनको कुछ नोट करने की नीड नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पेपर से एक दिन पहले रिवीजन चाहिए होता है या फिर शॉर्ट नोट्स, आप दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए आप एक बार ये एनसीईआरटी को जो है जरूर एक बार चेक कर लेना, ताकि आप जो क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड आने वाले हैं उनको थोड़ा सा और बेटर तरीके से कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस यानी कि मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। इसलिए दे रखा है नीडेड फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज है सब में जो है हमें फाइनेंस की यानी कि पैसों की नीड होगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट है बिजनेस की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर बिजनेस में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं होगा, एक मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है बिजनेस के पास, अगर उतना पैसा नहीं है, तो फिर वो जो है बिजनेस कंपनी जो है वो सही से नहीं कर पाएगी और कंपनी जो है वो सर्वाइव और ग्रो नहीं कर पाएगी। अब फिर हमें बुक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, तो मैंने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट कर दिया, ताकि आपको इधर उधर कहीं ढूंढना ना पड़े। नोट्स में आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट प्लस यूजेज ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस है उसको ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब कि किस सही जगह से हम फाइनेंस जो है उसको जनरेट कर सकते हैं, कहां से हम फाइनेंस ले सकते हैं, हमें लोन कहां से लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, किस हिसाब से वो फाइनेंस हम कैसे जनरेट करेंगे। साथ ही साथ यूजेज ऑफ फाइनेंस यानी कि वो जो हमारे पास पैसा आया है हम उसे करेक्टली यूज कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो चार बातों पे ध्यान रखता है, चार एम है उसके। सबसे पहला रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। जो हमने फंड्स प्रोक्योर करे, क्योंकि फंड्स की भी कुछ कॉस्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम बैंक में जाते हैं, हम लोन लेते हैं, तो हमें लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ एसेट जो है वो हमें गिरवी रखना पड़ेगा, या फिर हमें उन्हें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो जो कॉस्ट है वो हमें रिड्यूस करनी है। साथ ही साथ वो जो फंड हमने जो लोन लिया हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट का हमारा जो अमाउंट जाएगा वो हम ट्राई करते हैं कि मिनिमाइज हो सके। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान देता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, पैसों का ध्यान रखना। उसके बाद कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। जो रिस्क है उसको एक मिनिमम लेवल तक, जैसे कि हमने अज्यूम कर रखा कि हम अगर लोन लेंगे तो उसपे 5% या 8% इंटरेस्ट पे हमें लोन लेना पड़ेगा, तो हमें 8% इंटरेस्ट देना है हर साल का। तो हमें पहले से ही बजट मेंटेन करेंगे कि हाँ यार अगर 9 या 10% तक रिस्क होएगा तो हम उतना कवर कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स। डिप्लॉयमेंट का मतलब है यूज करना। जो फंड्स हमने ऊपर प्रोक्योर करे हैं ये सारे, इनको प्रॉपरली यूज करना है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट। उसको हम अचीव कर लें। उसके बाद आ जाता है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड्स। मतलब हमें जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी को मान लो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि कंपनी में 10 लाख के फंड्स आ जाए। एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। ऐसा भी फाइनेंस नहीं होना चाहिए जो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 10 लाख रुपए पड़े हैं ऐसे ही खाली, बिना किसी काम के, और कहीं भी इन्वेस्ट नहीं हो रहे, तो वो पड़े पड़े फंड्स जो है वो बेकार हो जाएंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दे रखा है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे बिजनेस का जो फ्यूचर है वो उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट जितने आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, जैसा अकाउंट्स में हमने पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन चीजें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस में जो सैलरी है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम है, वो बैलेंस शीट में एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो सब चीज अफेक्ट हो जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्होंने कुछ बातें दे रखी है कि क्या क्या इफेक्ट हो जाता है, जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल हमें एक बिल्डिंग खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आएगा। तो उससे जो साइज जो है, अगर हम एसेट खरीदेंगे तो जो एसेट हमारे जो बिजनेस है, कंपनी है, उसमें एसेट्स बढ़ जाएगी। अगर हम सेल करेंगे तो एसेट कम हो जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। हमारे पास जो करंट एसेट है उसमें कैश कितना होना चाहिए, कितनी इन्वेंट्री यानी स्टॉक होना चाहिए, और कितना रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी कि जो हमारे पास बिल रिसीवेबल और जो और वो बिल्स पेबल है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, कितना हमें लॉन्ग टर्म फंड लेना है, कितना शॉर्ट टर्म फंड लेना है। शॉर्ट टर्म फंड में आपका आ जाता है, बैंक लोन ले लिया हमने 6 महीने का या 12 महीने का, वो आपको शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपने मान लो 4 साल या 5 साल के डिबेंचर्स ले लिए, तो कौन सी चीज कितनी लेनी है वो सब भी इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एटसेट्रा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हम डेट के थ्रू ले या इक्विटी। डेट के थ्रू यानी कि हम उधार ले रहे, इक्विटी यानी कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो ओनरशिप है, कुछ हिस्सा हम दे दे किसी को, उसको बोलते हैं इक्विटी। और ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी आइटम्स है, बैड डेट हो गई, आपका जो सैलरीज है, एक्सपेंसेस है, कमीशन है, वो सब कुछ जितना कुछ आएगा वो सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें मेरे टॉपिक्स जो है वो काफी मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि बुक में आपको डिटेल में दे रखा है, लेकिन मैंने पॉइंटर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको प्रेजेंट कर दिया है। अगर आप एग्जाम से पहले इन्हें भी पढ़ के केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो शेयर होल्डर है, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। इस चीज को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर है उसकी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना है। लेकिन इसका मतलब क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का? जो शेयर होल्डर्स ने जो इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अगर उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जो इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू इंक्रीज होते ही जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब यह बात आ जाती है कि मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर्स की वो इंक्रीज होगी कैसे? तो सिंपल सा बेसिक लॉजिक है, बेनिफिट जो है डिसीजन, हमने मान लो एक डिसीजन लिया है कि हम इक्विटी शेयर्स जो है वो उसे इश्यू करेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ डिसीजन, उस डिसीजन में हमें कॉस्ट यानी कि हमें खर्चा आएगा, हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी कि भाई कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, जो चाहे उसे खरीद सकता है। तो इसमें जो कॉस्ट आएगी और जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब बेनिफिट यानी कि जो लोग खरीदेंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा जो हम आगे एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर वो बेनिफिट ज्यादा है, यानी कि हमारे जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा है, यानी बेसिकली अगर हमारे पास प्रॉफिट है एक तरह से देखा जाए तो मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इक्विटी शेयर्स की, और जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है हम उसे पूरा कर देंगे। उसके बाद एम ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, हम ये सारे जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सी चीज डेट पे ले, कौन सी चीज इक्विटी पे, किस चीज में कितना पैसा लगा, हम करें क्यों, ये सब क्या बेसिस है इसका? एड सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिसीजन लिया कि हम एक एसेट परचेज करेंगे तो कंपनी में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो अगर हम एक मशीनरी परचेज करते हैं जो कि एसेट है, तो उससे बाद में फर्दर प्रोडक्शन होगा जिसको हम सेल कर सकेंगे और कुछ प्रॉफिट आएगा, तो कंपनी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन का बेस ही यही है कि कुछ वैल्यू ऐड हो। अगर मान लो एक मशीनरी खरीदने पे कंपनी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर वो डिसीजन फिर भी ले लिया मतलब वो एक बेकार फाइनेंशियल डिसीजन है। पुअर फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या है? डिक्लाइन इन शेयर प्राइस। जो शेयर प्राइस है, इक्विटी शेयर्स है, अगर उनकी वैल्यू कम हो जा रही है तो मतलब डिसीजन जो है तो फाइनेंशियल डिसीजन वो बेकार है, पुअर है, खराब डिसीजन है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस के और भी नाम है, इन ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें थ्योरी में, तो इसमें पूछ लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? मेजर फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस के मेजर फंक्शन क्या है? तो 3 फंक्शन है, या फिर एक फाइनेंशियल मैनेजर, वो मैनेजर जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है उसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप के हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। मान लो एक फर्म है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, तो उसको अलग अलग एसेट में कैसे लगाएगा? 1 लाख रुपए उसने मशीनरी में लगा दिए, 5 लाख लैंड में लगा दिए, ये चीज इसमें, वो चीज उसमें लगा दी, इस हिसाब से इतने के डिबेंचर्स है, इतने के पब्लिक डिपॉजिट है, इतने का लोन ले लिया। ये सारी की सारी जो चीज है, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, ये जो है डिसीजन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म किस हिसाब से डिसाइड होता है? शॉर्ट टर्म मतलब वो
जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई डिसीजन है जिसका बेनिफिट या फिर जो भी कॉस्ट है वो 1 साल में खत्म, तो वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। मतलब जैसे कि मान लो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, अब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ सेल परचेज करेगा। मान लो उसने कोई स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक मतलब जो वो है हमारे पास इन्वेंट्री, इक्विटी, वो शेयर मार्केट वाले स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर उसने मान लो इन्वेंट्री खरीदी है, कुछ परचेज करी है, तो वो चाहता है ना कि कुछ महीनों में ये बिक जाए। ये वो उसने ये सोच के नहीं खरीदा कि मैं 4-5 साल बाद बेचूंगा। लॉन्ग टर्म में अगर मान लो एक बंदे ने मशीनरी खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, तो उसने ये सोच के खरीदी है कि कम से कम 5 साल 10 साल तक ये मशीनरी चल जाएगी, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आ जाएगा। अब दो टाइप के डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो इनमें डिफरेंस है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी क्या, कमिटिंग फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है उसको लॉन्ग टर्म में हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं मतलब एक जगह लग गया वो, अब दोबारा किसी और जगह नहीं लग सकता। अगर हमने एक बार 5 साल के डिवेंचर्स इशू कर दिए, तो ऐसा नहीं कि 5 महीने में हम कहेंगे नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, अब पैसा ले जाओ हमारे डिवेंचर्स वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा। और कमिटिंग ऑन शॉर्ट फाइनेंस होएगा वर्किंग कैपिटल, मतलब 12 महीने से 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस जो है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो डिसीजन है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इससे क्या, साइज ऑफ एसेट यानी कि मान लो मशीनरी खरीद ली तो वो अफेक्ट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि 4-5 साल इसमें इन्वॉल्व है, मिनिमम मान के चल रहे हैं वैसे 2 साल 3 साल 4 साल, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है कि फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी वो अफेक्ट करता है। अगर मान लो हमने घटिया डिसीजन ले लिया कैपिटल बजटिंग का और 1 करोड़ रुपए गलत जगह लगा लिए, तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, मेन कि अगर मान लो एक कंपनी है उसने 2 करोड़ की एक मशीनरी लगा ली, तो अब उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा अच्छे से जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रोड्यूस कर पाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी, तो कॉम्पिटिटिव से उसको एक एडवांटेज मिल गया। शॉर्ट टर्म में क्या, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि उसके हाथ में कितना पैसा बच रहा है, एक्चुअल जो कैश फॉर्म है, कैश इन हैंड, वो कितना है वो। और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इसमें भी मेन फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 साल इसमें करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी, सिर्फ उसी साल की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, आगे आने वाली सालों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने एग्जांपल लिख रखा है, जैसे मैं परचेज ऑफ मशीनरी, इसमें डे टू डे एक्सपेंसेस है, सेल परचेज के छोटे मोटे जो खर्चे हो गए, सैलरी दे दी हमने, या फिर जो हमारा नॉर्मल खर्चे हो गए, किसी भी चीज को कमीशन हो गया, या हमने किसी को इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, वो सब। अब साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप में एनसीईआरटी में दे रखा है, इन डेप्थ अगर कोई रीड करेगा उसी को बात पता होगी। तो साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, जो कैश है तुमने उसे सही से मैनेज कराओ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि जो तुम्हारे पास वो पड़ा है स्टॉक्स जो तुम्हें सेल करना है, वो इन्वेंट्री तुमने सही से मैनेज करो। रिसीवेबल मैनेजमेंट यानी कि जो तुम्हें बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, या फिर ड्राफ्ट हो गया, या फिर चेक हो गया, वो सब जो मिल रहा है आपने उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहा है कि हाँ जैसे किसी की डेट हो गई ड्यू, तो आपने उसको एनकैश करवा लिया, या फिर आपने आपका जो चेक है वो बाउंस नहीं हो रहा, ये सब चीजों का मैनेजमेंट, ये सब कुछ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है, ये 3 बातें। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता था कि हाउ मच फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में अलग अलग हैं, दो है मेन, डेट और इक्विटी। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म सोर्सेज इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे जो वो कोर्स है उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात होगी। तो फाइनेंस करने के दो तरीके हैं, शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड यानी कि हमारा जो खुद का पैसा है, बोरोड फंड यानी कि जो हमने बाहर से बोरो किया किसी से, तो इसमें आ जाता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा, और रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि जो पिछले साल और जो पहले के सालों में हमें जो प्रॉफिट्स हुए हैं, हमने उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया है ताकि हम लोग फ्यूचर में उसको लाइबिलिटी पे करने के लिए या फिर एक्सपेंशन पर्पस के लिए यूज कर सके। उसके बाद आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है, हमने एक तरह से पब्लिक से लोन ले रखा है और उसके बदले में हम उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि कुछ साल बाद आपको जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। सेम अदर डेट, अदर डेट में मैंने एग्जांपल लिख दिया पब्लिक डिपॉजिट्स, सिमिलर टू डिबेंचर्स ही होता है जिसमें हम डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेते हैं। नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न्स। शेयर होल्डर फंड में जो है हमें रिटर्न जो है पेमेंट, यानी कि शेयर होल्डर फंड में अगर किसी ने इक्विटी शेयर ले रखा है तो हमें उसको डिविडेंड लेना, जो हमें डिविडेंड प्रोवाइड करना है उसकी कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नो कमिटमेंट रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर किसी ने जो है 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो हमारे को ऐसा कोई जो है कंडीशन नहीं है कि हमें उनको पैसा वापस करना ही पड़ेगा वो 100 रुपए। देर इज नो फाइनेंशियल रिस्क, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है,
फाइनेंशियल रिस्क है रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड कमिटमेंट या फिर चार्जेस। फिक्स्ड कमिटमेंट यानी कि जो हमें पे करना है, इसमें क्या क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट, और रीपेमेंट ऑफ लोन। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख का लोन ले रखा है, वो 5 लाख का लोन पेमेंट प्लस में उस 5 लाख के लोन पे हमें 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट भी भरना है। तो वो जो 5 साल में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट भरना है, वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस लोन पे 5 लाख के लोन पे, वो भी फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि वो क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, हमें उसको पे करना ही पड़ेगा। तो जो 5 लाख का लोन है वो, और उसके ऊपर 1 लाख का इंटरेस्ट है, दोनों हमारे लिए क्या फाइनेंशियल रिस्क। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो केस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। वहीं बोरोड फंड्स में हमारे पास आ जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट जो है हमें पे करना ही पड़ेगा। अब किसी ने अगर डिवेंचर इशू करे किसी कंपनी ने, तो 4 साल बाद 5 साल बाद उसको डिवेंचर को जो है वो डिवेंचर तो उसको रीपे करना है, यू हैव टू बी रीपेड आफ्टर फिक्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद डिवेंचर्स रीपे करने, साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर एक 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया है और कंपनी ने बोला कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें, तो 100 रुपए का डिवेंचर है उस पर 10% इंटरेस्ट मिला के 110 रुपए 5 साल बाद कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि अगर कोई कंपनी जो है डेट इशू करती है, डेट यानी कि उधार लेती है, तो उसमें जो इंटरेस्ट जाता है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अगर किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, तो उसको अपनी ओनरशिप देनी पड़ती है। तो इसीलिए डेट जो है काफी सस्ता होता है। लेकिन और डेट साथ में टैक्स डिडक्टेबल, डेट पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ फाइनेंशियल रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क इसका है कि हमें अमाउंट तो पे करना ही करना है लोन का, साथ ही साथ हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो है एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है, फ्लोटेशन कॉस्ट। एनसीईआरटी में काफी कंफ्यूज करके इसको लिख रखा है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट सिंपली क्या है, कॉस्ट ऑफ इशू। तो मैंने एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एडवर्टीजमेंट फॉर इशू, एडवर्टीजमेंट फॉर इशू, यहाँ पे इशू क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो भी हम शेयर्स और डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो हमें बाकी सबको बताना है कि हाँ हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हो, तो उसकी एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो जो पब्लिक कंपनी होती है उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जिसमें बताते हैं कि कौन सा शेयर कितने रुपए का है, क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगर प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर इक्विटी शेयर है तो कितने का है, वो सारा हमें बताना पड़ता है। ब्रोकरेज, जो फीस लग रही है हम जो ब्रोकर को दे रहे हैं, जो प्रमोटर्स हैं या फिर जो भी अंडर राइटर्स हैं उनको हम पैसा दे रहे हैं, वो सारी की सारी फीस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसको ये सब एग्जांपल जो है ये इसको बोलते हैं मिला के फ्लोटेशन कॉस्ट। तो लास्ट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। ये सबसे शॉर्ट और सबसे सिंपल डिसीजन है। इसमें हमें ये बताना है कि हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो हमें डिसाइड करना है कि कितना प्रॉफिट जो है हमें डिविडेंड डिक्लेयर कर देना है और कितना प्रॉफिट हमें रिटेन करना है बिजनेस में। ये जो रिटेन कर रहे हैं बिजनेस, इसी को रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। नोट क्या है कि द प्रॉफिट हियर इज आफ्टर पेइंग टैक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम यहाँ प्रॉफिट दे रहे हैं, ये जब टैक्स हम कट कर लेंगे तो हमें पे करना है। आगे जो चैप्टर है आपका, जो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसमें ये सारा का सारा आएगा, ईबीआईटी एनालिसिस, वो सारा का सारा, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको उसको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी आएगा इस चैप्टर का, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि इस चैप्टर के आगे आने वाली जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाए। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार इनको जरूर चेक कर लेना। अगर आपकी किसी भी तरह से हेल्प होती है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो। और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।